हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सारे बच्चों को मैं पहले बता दूं कि ऑलरेडी इस गवर्नमेंट बजट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के क्या क्या फीचर्स होते हैं और गवर्नमेंट बजट के एडवांटेज या इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, मैं कवर करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, इस वीडियो के बाद भी, इस वीडियो से पहले भी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो सारे बच्चों को बताऊं कि भाई ये आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनके बारे में बता दूं। बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट उसके अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करती है। लीगल डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट करती है कि कहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, यानी कि कहां से गवर्नमेंट को रिसिप्ट होगी और उन पैसों का इस्तेमाल गवर्नमेंट कहां पर उसको खर्च करेगी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि बजट की 2 साइडें हैं, एक रिसिप्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो आज की क्लास में हम गवर्नमेंट रिसिप्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। स्ट्रक्चर समझा देता हूं पहले थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक होता है बजट रिसिप्ट और एक होता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, बजट रिसिप्ट को हम लोग रेवेन्यू बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू बजट भी बोल देते हैं। और बजट एक्सपेंडिचर को हम एक और नाम से जानते हैं, कैपिटल बजट के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, 2 नाम हो गए इसके। बजट रिसिप्ट का नाम रेवेन्यू बजट और बजट एक्सपेंडिचर का नाम कैपिटल बजट, ठीक है। बजट रिसिप्ट के अंदर 2 आते हैं, एक आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 आते हैं, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप देखोगे रिसिप्ट वाले में दोनों टू टाइप्स की रिसिप्ट है और एक्सपेंडिचर में आप देखोगे 2 टाइप्स का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में ये वाली बात, आपको पूरा चार्ट बना के समझाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर इसका चार्ट समझ लिया तो पूरा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। सिर्फ एक चार्ट से पूरा क्वेश्चन या पूरा टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से सारे बच्चे चार्ट समझते हैं। तो रेवेन्यू बजट, जैसे हम बजट रिसिप्ट भी कहते हैं, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? कह रहे कि दिस रिसिप्ट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती, नॉर रिड्यूस असेट्स, और ना ही असेट्स को रिड्यूस करती है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं बच्चों। गवर्नमेंट जो जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है, जैसे हमने एग्जांपल माना कि भाई इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। मान लो गवर्नमेंट ने किसी भी इंसान से इनकम टैक्स कलेक्ट करा, तो क्या उस इनकम टैक्स को के बदले गवर्नमेंट को फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ता है? क्या गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है? इसका जवाब है नहीं। यानी कि गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो उससे लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी बात, जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो क्या सामने वाले इंसान को कुछ पे करती है? यानी गवर्नमेंट उसको लैंड प्रोवाइड करती है, शेयर्स देती है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट उसे कुछ भी नहीं देती। यानी कि गवर्नमेंट का कोई असेट्स भी रिड्यूस नहीं होता, यानी गवर्नमेंट की कोई संपत्ति भी कम नहीं होती। तो ऐसे रिसिप्ट, गवर्नमेंट की ऐसे रिसिप्ट जिसके बदले ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है और ना ही गवर्नमेंट के जो असेट्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैसे हो जाती है? फ्री में हो जाती है, यानी कि ये पैसा गवर्नमेंट को फ्री में मिल जाता है। अब सेकंड नंबर पे समझना कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है कैपिटल रिसिप्ट। दिस रिसिप्ट आइदर क्रिएट लायबिलिटी, यानी इससे या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है या फिर गवर्नमेंट के असेट्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से या फॉरेन की किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, ठीक है। तो अब ये लोन क्या फ्री में मिला है? गवर्नमेंट को फ्यूचर में इस लोन को वापस करना है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर क्या बन गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, यानी कि गवर्नमेंट की क्या बढ़ गई बच्चों? लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। रिड्यूस असेट्स, या मैं इसे ऐसे भी एक एग्जांपल लेकर बोल सकता हूं।
फॉरेन की किसी गवर्नमेंट ने या फॉरेन के किसी इन्वेस्टर ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट की किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो अब बताओ इंडियन गवर्नमेंट के पास शेयर के बदले पैसा आएगा, तो ये क्या है, रिसिप्ट। लेकिन क्या ये पैसा फ्री में आया? नहीं, ये फ्री में नहीं है, इसके बदले गवर्नमेंट को क्या देना पड़ रहा है, शेयर देना पड़ रहा है। यानी हमारी गवर्नमेंट का क्या रिड्यूस हो रहा है बच्चों, असेट्स रिड्यूस हो रहा है। यानी ये वाला पैसा गवर्नमेंट को फ्री में नहीं मिलता, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये वाला पैसा गवर्नमेंट को फ्री में नहीं मिलता। तो इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन, और इधर क्या लिखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। और कैपिटल रिसिप्ट का कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के कंपोनेंट में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ से सारे लिख सकते हैं हम लोग। अभी एक एक करके सब समझाऊंगा अभी कि इनका मतलब क्या होता है, और ये भी लिख सकते हैं, और दूसरी साइड इसमें हम ये वाला लिख सकते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब आते हैं, ध्यान से समझना, रेवेन्यू रिसिप्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। देखो ध्यान से समझना बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलती है वो टैक्स रेवेन्यू हो जाता है, और रेवेन्यू रिसिप्ट का वो अमाउंट जो गवर्नमेंट को टैक्स को छोड़कर अदर वे से प्रोवाइड होता है, अदर वे से रिसीव होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कह रहे ऑल रेवेन्यू विच कलेक्ट फ्रॉम टैक्स बाय गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हम बोल सकते हैं अदर देन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब दोनों में क्या आ जाता है बच्चों, डिफरेंस आ जाता है। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स। तो डेफिनेशन आपको पता चल गया टैक्स रेवेन्यू का, नॉन टैक्स का डेफिनेशन पता चल गया। टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट क्या क्या है, ये देखो ये कंपोनेंट है, टैक्स रेवेन्यू दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये कंपोनेंट है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। और क्या आ सकता है टैक्स रेवेन्यू में, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट और वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी हम बोल सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट क्या है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, प्रॉफिट डिविडेंड, फीस, फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्टेट इनकम फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेस, फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये आपको दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स रेवेन्यू को फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स की बात करें, किसी इंसान की इनकम पे टैक्स लगा है तो वो उसी को पे करना पड़ेगा, वो उसको क्या कर सकता है, फर्दर उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता किसी और इंसान से ले लो वो टैक्स, ठीक है। इसी तरीके से किसी की वेल्थ के ऊपर टैक्स लगा है, यानी संपत्ति पे टैक्स लगा है, तो वो टैक्स उसी को पे करना पड़ेगा, वो उसका बर्डन आगे नहीं बढ़ा सकता। लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन, एक ही पर्सन के ऊपर लायबिलिटी है, एक ही पर्सन को पे करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकम के ऊपर लगा हुआ टैक्स, कॉर्पोरेट के ऊपर लगा हुआ टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है जो कंपनी फर्मों के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। तो जिस कंपनी पे, जिस फर्म पे टैक्स लगेगा उसी को पे करना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स, आपके पास जो संपत्ति है, ठीक है, हम बोल सकते हैं आपके पास बंगला है, गाड़ी है, इन सारी चीजों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो वेल्थ टैक्स है। गिफ्ट टैक्स पे, गिफ्ट ट्रांसफर करने पे जो टैक्स लगता है। म्युनिसिपल टैक्स जो लगता है, आपके घर वगैरह का टैक्स जो जाता है वो क्या होता है, म्युनिसिपल टैक्स होता है, ठीक है। तो ये सारे टैक्स जिस इंसान के ऊपर लगता है उसी को पे करना पड़ता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है, लायबिलिटी टू पे एंड द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। कह रहा है कि टैक्स लगा किसी और के ऊपर और पे किसी और के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेल टैक्स लगता किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर। सेलर बड़ा चालाक होता है, वो क्या करता है, उस टैक्स को एमआरपी के अंदर जोड़ता है और कस्टमर से वसूल कर लेता है, ठीक है। तो याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स आ सकता है, एंटरटेनमेंट टैक्स आ सकता है, वैल्यू एडेड टैक्स आ सकता है। अब तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़कर एक ही टैक्स बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा, कई बार डिफरेंस आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड
इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू तो आपको बता चुका हूं, इसके कंपोनेंट समझना सही से सारे बच्चे। नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे पहले आ जाता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन, हमारी गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को लोन दिया, या हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी बड़े बिजनेसमैन को लोन दिया, तो बदले में क्या आता रहता है गवर्नमेंट के पास? इंटरेस्ट। और वो जो इंटरेस्ट आता है वो किसके अंदर जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्यों जाता है? क्योंकि इंटरेस्ट आने से ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही गवर्नमेंट का असेट्स रिड्यूस होता है। यानी ये पैसा कैसे मिल जाता है? ये पैसा तो फ्री में मिल जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव किस में आ जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, देखो गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी कंपनियां होती है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है, तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारा प्रॉफिट या डिविडेंड गवर्नमेंट भी कमा लेती है। तो ये जो पैसा है ये भी कहाँ आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। फीस एंड फाइन्स, ठीक है, फीस एंड फाइन्स में हम ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों के लिए फीस लेती है। जैसे हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं वहां पर फीस लगता है, ठीक है। छोटे मोटे काम जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनमें क्या लेती है? फीस लेती है। एंड फाइन, जैसे क्रिमिनल्स वगैरह के ऊपर फाइन लगाया, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपके ऊपर क्या लगा देते हैं? चालान काट देते हैं। वो सारे फाइन्स वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो ये किस में आ जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू से रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर पहुंचता है। अगले नंबर पे एक्सटर्नल ग्रांट्स। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट की कोई जमीन वगैरह पड़ी हुई है, गवर्नमेंट वो किसी को दे देती है और बदले में क्या करती है? गवर्नमेंट उससे पैसा कलेक्ट करती है, ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल ग्रांट्स। ठीक है, या ग्रांट्स में हम और भी बहुत सारी चीज आती है। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। सेल ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये जो जितने भी टावर वगैरह लगाते हैं, या जो हम बोल सकते हैं 2G 3G स्पेक्ट्रम होती है, गवर्नमेंट इनको भी सेल करके पैसा कमाती है। तो ये किस में आ जाता है? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स से मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। एस्टेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है और वो बेचारा मर गया, उसका कोई लीगल हायरर भी नहीं है, यानी उसका बीवी बच्चा कोई भी नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो उसकी संपत्ति के ऊपर क्लेम कर सके। तो ऐसे में वो जो संपत्ति होती है वो गवर्नमेंट फोरफीचर कर लेती है, अपने गवर्नमेंट उसे जब्त करके अपने पास रख लेती है। तो इस स्थिति में गवर्नमेंट में बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस रेवेन्यू को हम नॉन टैक्स रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर डालते हैं। अगले नंबर पे इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट की अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, जैसे कि रेलवे है, इंडियन ऑयल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनसे भी पैसा कमा लेती है। इनसे जो पैसा गवर्नमेंट को आता है वो कहां पे जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अगले नंबर पे है फोरफीचर ऑफ बॉन्ड। गवर्नमेंट के अपने ना बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स जैसे हम बोल सकते हैं। चलो बॉन्ड छोड़ो, अब जो आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो शेयर समझ लो, शेयर जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन बॉन्ड्स और शेयर्स को बेचती है, ठीक है, और बेचने के बाद कई लोग ऐसे होते हैं उसकी ना पेमेंट किस्तों में आती है, जैसे 3 किस्त में, 4 किस्त में, 5 किस्त में। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो 3 किस्त पे कर देते हैं और बाकी के 2 किस्त पे ही नहीं कर रहे होते, तो हम क्या करते हैं? उनसे उनका बॉन्ड भी छीन लेते हैं और जो पैसे उन्होंने 3 किस्त दिए वो भी उनको वापस नहीं करते। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है फ्री में एक तरीके से, क्योंकि बॉन्ड भी छीन लिया और पैसे भी वापस नहीं करे। तो फोरफीचर ऑफ बॉन्ड से जो पैसा मिला दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जाता है। अगले नंबर पे आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में मैंने मेन 4 कंपोनेंट आपके लिए लिखे हैं, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रिकवरी ऑफ लोन। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दिया है, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है, अगर अपने देश के अंदर किसी बिजनेसमैन को लोन दिया हुआ है या किसी भी इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है, तो जब वो लोन वापस आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। इसका मतलब क्या वो पैसा फ्री में आया? नहीं, वो पैसा फ्री में नहीं आया, इसके बदले गवर्नमेंट के असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। भाई जिन लोगों से पैसा लेना था अब वो खत्म, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस चलाती है, यानी कंपनियां चलाती है, ठीक है। अगर कोई इंसान हमारी बोल सकते हैं कि हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे को इंडियन गवर्नमेंट उस इंडियन रेलवे के कुछ शेयर्स बेच दे, उसका मालिकाना हक बेच दे, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। लेकिन क्या वो पैसा फ्री में आया? नहीं, उसके बदले रेलवे का जो मालिकाना हक है, रेलवे के जो शेयर्स है वो भी हमारे पास से चले गए। दूसरी तरफ कोई फॉरेन की कंपनी आती है और हमारे देश के अंदर आके बोलती है भाई मुझे ये जमीन खरीदनी है, मुझे लैंड खरीदना है, और जो गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? लाओ पैसे दो। गवर्नमेंट उससे पैसे लेगी और जमीन उसको कुछ टाइम के लिए दे देगी, लीज पे दे दिया जाता है, ठीक है, लंबे समय के लिए,
100 साल के लिए, 110 साल के लिए ऐसे दे दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, लेकिन वो पैसा क्या फ्री में आया? नहीं, वो पैसा फ्री में नहीं आया, इसके बदले गवर्नमेंट का असेट्स रिड्यूस हो गया। बोरोइंग, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है, यानी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी भी इंटरनल सोर्स से लोन लेती है, किसी भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन से, एक्सटर्नल गवर्नमेंट से लोन लेती है, तो क्या ये लोन फ्री में मिला है? क्या ये फ्यूचर में पे करना है कि नहीं करना? और जब फ्यूचर में इस लोन को पे करना है, दैट मीन्स क्रिएट लायबिलिटी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है। प्रोविडेंट फंड, देखो जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह में लोग काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उनका पीएफ कटता है और वो पीएफ जमा हो जाता है गवर्नमेंट के अकाउंट में जाकर। लेकिन उस पीएफ को गवर्नमेंट को बाद में उन जो कर्मचारी होते हैं, जब भी वो रिटायर होते हैं, जब भी उनकी टाइम होता है पीएफ को पे करने का, वो पीएफ उन्हें पे करना पड़ता है। इसका मतलब वो परमानेंट वो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता, एक टाइम के बाद गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर उसको क्या कर देती है? वापिस कर देती है। ठीक है। तो ये पैसा गवर्नमेंट को रिसीव तो होता है, लेकिन फ्री में नहीं होता, इसके बदले गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में ये पैसा वापस करना पड़ जाता है। ठीक है। तो बच्चों मैंने कितने क्वेश्चन बताए, ध्यान से समझना। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, डेफिनेशन बता दिया और कंपोनेंट आपको बता दिया। दूसरा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेफिनेशन बता दिया, टैक्स रेवेन्यू के ये कंपोनेंट्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के ये कंपोनेंट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताया, ये दोनों की डेफिनेशन और दोनों के कंपोनेंट। अब एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। एग्जाम के अंदर वो आपको कुछ कंपोनेंट्स उठा कर दे देगा और बोलेगा कि पहचानो, इन कंपोनेंट्स को देखकर आप ये पहचानो कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा और कौन सा कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। तो बस देख लेना कि अगर लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, असेट्स कम नहीं हो रहा, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, जैसे ये एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है। और अगर मान के चलो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और असेट्स भी हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो कहां पर आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और क्या दे सकता है? वो आपसे बोल देगा, आपको एग्जांपल्स दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा टैक्स रेवेन्यू, कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू। और वो आपको एग्जांपल दे देगा, बोलेगा पहचानो कौन सा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाए, एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर पूरा चार्ट अच्छी तरीके से याद है और आपने इस पूरे चार्ट को सही से समझा है। अगली क्लास में मिलूंगा आपसे, अगली क्लास के अंदर समझाऊंगा आपको बजट एक्सपेंडिचर के बारे में। ये था हमारा बजट रिसिप्ट। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।